हेलो एवरीवन। सो आज से दोस्तों हम लोग जो है वो यूपी टेट के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पर सेट जो है वो 60 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और लगभग हम लोग 50 सेट के आसपास जो तैयार करेंगे। ये जो है वो एसएसटी सब्जेक्ट के लिए होने वाला है, जो 6 to 8 के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो आज का अपना पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध गांधी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने में 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे। इट मीन्स जो अपने नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, वो जो है किस राज्य को बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। वो क्या है कि भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए 1952 में जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और इसी दौरान जो है वो उनका मृत्यु भी हो जाता है। ऑलराइट, दिसंबर 1952 में क्या है उनका मृत्यु हो जाता है और फिर भाषा के आधार पर जो है वो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य को जो है वो प्रथम घोषित किया जाता है। वो क्या है, इसका मतलब क्या है कि आंध्र प्रदेश वुड बी द राइट आंसर। वो क्या है कि आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण के लिए जो वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। वहादत ए दीन, ओके, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। इट मीन्स कौन थे, जो है कौन नेता जो है वो वहादत ए दीन अर्थात मतलब सभी धर्मों को वो एकता के हिमायती थे। तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो हिमायती थे सभी धर्मों के बुनियादी एकता को लेकर। सो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है। यहाँ पर देखिए क्या करा, विश्व से नहीं बल्कि भारत के लगभग मध्य से। तो भारत के मध्य से होकर जो है वो कौन सा रेखा गुजरता है, तो जो अपना प्रमुख रेखा है जो हमको पता है भारत ऐसे और उसके बीच से जो गुजरता है उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कर्क वृत्त भी कह देते हैं। इसे क्या है कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा जो है वो टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं और ये राज्य जो है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कितना 6, देन त्रिपुरा और मिजोरम। सो टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ओके, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी दिन की परिभाषा है। मतलब इसमें से पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है, पृथ्वी दिन हमें किसे कहते हैं। तो एक्चुअली पृथ्वी दिन जो है वो हम लोग किसको कहते हैं कि जब पृथ्वी जो है वो जितने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूमती है उस समय को ही पृथ्वी दिन कहते हैं। ओके, और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग कितना 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ऑलराइट, और पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने का जो गति है उसको हम लोग जो है वो घूर्णन भी कह देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो अपना ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कर देंगे, पृथ्वी दिन कह देंगे। और इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 24 घंटा। ऑलराइट, आगे है इसमें से एक जोड़ा दिया हुआ है, वनस्पति का प्रकार है और पौधों की प्रजातियां हैं और उसको क्या है कि हमको मिलाना है। सो पहला है अपना उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का जो है इसमें मैच जो है वो हो जाएगा महोगनी से। ऑलराइट, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तो इसका राइट मैच हो जाएगा पतझड़ वन का साल से। ऑलराइट, 2 का हो जाएगा 4। देन सी है कटीली झाड़ियाँ, कटीला कांटा जो है वो बबूल में रहता है, तो ये आराम से। अब मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन जो है वो सुंदरी ट्री के लिए फेमस है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम डी का देखें तो डी का 1 कहाँ है, डी का 1 ए, यानी कि अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में कहाँ स्थित है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है वो शोध संस्थान है, तो वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो अपना आंसर हो जाएगा सही जो है वो आंसर डी, इट मीन्स अंटार्कटिका। जो जलवायु परिवर्तन है तो उसी पर शोध करने के लिए है जो भारत के द्वारा जो है ना अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपना जो है वो शोध संस्थापन का स्थापना किया गया है और वही जो है अपना गंगोत्री और मैत्री है। तो पहला जो है वो अपना दक्षिण गंगोत्री था जो कि 1983 में ही इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर दूसरा जो है वो मैत्री है। ऑलराइट, और तीसरा का भी जो है वो चल रहा है। और अंटार्कटिका का बात करें तो ये महाद्वीप जो है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। सो ये दो क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री एक शोध संस्थान है जो क्या कि क्लाइमेट चेंज पर जो है वो भारत उस पर रिसर्च वहाँ से करता है।
आगे है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों, दोनों कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है हमको। महासागर धाराओं पर विचार करके जो है वो राइट आंसर हमको पता करना है। पहला क्या कह रहा है कि उष्ण महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। भूमध्य रेखा में उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। और दूसरा कह रहा है, ये तो हमको ये सही है। देन सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि ठंडा महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि उच्च अक्षांशों से निम्न की ओर चलती है। इट मीन्स अपना राइट आंसर हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। आप लोगों को भी सही लगाते जाना है और देखना है कि आप लोगों ने टोटल आउट ऑफ 60 क्वेश्चन कितना सही अटेम्प्ट किया है। ओके, आगे है कि ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है। तो ऋतु प्रवास से क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि आजीविका की तलाश में जो है वो जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन के अनुसार जो है वो अपना पशुधन के साथ, पशुधन जैसे गाय हो गया, फिर बकरी हो गया, भैंस हो गया, फिर भेड़िया वगैरह हो गया, भेड़िया कह रहे हैं, वो भेड़ जो होता है वो सबको चारागाहों की खोज में क्या है कि परिवर्तन के हिसाब से अपना ऋतु के परिवर्तन के हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो उसी को जो हम लोग ऋतु प्रवास कर देते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि चारागाहों की खोज में, नई चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों का क्या है कि ऋतु के साथ गतिशीलता, मतलब जब एक ऋतु बीतना है फिर दूसरी ऋतु में कहीं दूसरी जगह पर चल जाते हैं, तो इसी को हम लोग कह देते हैं ऋतु प्रवास। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे है एक जोड़ा है और उसको जो है हमको मिलाना है। तो कुछ पत्थर वाला है, सैल वाला है, उसको मिलाना है। तो अंतर्भेदी आग्नेय सैल जो है वो पहला ए का जो है वो ग्रेनाइट से मिल जाएगा, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। देन बहिर्वेदी आग्नेय सैल का बेसाल्ट हो जाएगा। देन अवसाद यानी कि सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री इसमें से बलुआ पत्थर हो जाएगा। एंड देन कायंत्रित का हो जाएगा चूना पत्थर यानी कि डी का 1। तो डी का 1 अपना एक ही है, ऑप्शन ए। सो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये क्या है कि मैच द फॉलोइंग है एक रॉक सिस्टम से। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपना कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक जो है उन सबको हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा रॉक का जो है वो क्या क्या एग्जाम्पल है। ओके, आगे है कि इसमें से चिनूक, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें चिनूक स्थानीय पवनें चलती है। चिनूक एक पवन का नाम है और ये जो है वो कहाँ चलती है। तो चिनूक जो है वो बेसिकली क्या है कि रॉकी पर्वत जो है वो अमेरिका में, हाँ वहाँ पर चलते हैं, कनाडा के आसपास। और जो अमेरिका का घास का मैदान है प्रेरी, अमेरिका का जो घास का मैदान है उसको हम लोग प्रेरी कहते हैं, वहीं के आसपास जो वो बहता है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना प्रेरी हो जाएगा। ओके, और चिनूक को जो है हम लोग हिमभक्षी पवन भी कह देते हैं, क्योंकि इसके चलने से क्या होता है, जो चारागाह होता है, जो घास वगैरह होता है उस पर जो है वो बर्फ़ जम जाता है, उसको पिघला देता है। और जब वो पिघल जाता है तो फिर क्या है कि पशुओं के लिए जो है वो चारा का जो है वो व्यवस्था हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको हिमभक्षी भी कह देते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रेयरी। आगे है कि वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। इट मीन्स इसमें से कौन सा जो परत है वो क्या है कि अपना रेडियो प्रसारण में हम लोग हेल्प करता है। तो अपना राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बाह्य मंडल। ओके, ये जो है सबसे बाहर वाला ये परत है और इसमें क्या है कि रेडियो ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर हम लोग का एक लेयर पाया जाता है आइनोस्फीयर, उसी आइनोस्फीयर से जो है वो हम लोग जो वो ट्रांसमिशन का काम, सैटेलाइट का जो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी होता है उसको वहाँ पर भेजा जाता है, फिर वहाँ से रिटर्न होकर वो हमको क्या है कि वापस इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसके थ्रू क्या है कि हम लोग रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू जो है वो हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्यमंडल। आगे है कि सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। सुनहरी जरी जो है वो किसका एक किस्म है, तो ये जो है वो जूट का एक किस्म है। और सुनहरी जरी बेसिकली क्या है कि सूती वस्त्र का एक किस्म होता है। ओके, सूती वस्त्र का एक किस्म होता है। और ये कहाँ पर प्रोड्यूसिंग किया जाता है इसका, तो गुजरात राज्य के बड़ोदरा क्षेत्र के बारे में आपको पता होगा। वहाँ पर क्या है कि सुनहरी जरी का जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है सबसे ज़्यादा। आगे जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। ओके, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है कि जो अगर एक यूनिट क्षेत्र है और यहाँ पर 1 किलोमीटर मान लीजिए या कोई भी यूनिट लिए हैं
और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जनसंख्या घनत्व। मतलब 1 किलोमीटर, ये मान लीजिए त्रिपुरा है और यही 1 किलोमीटर का एरिया हम ले लेते हैं बिहार का। तो यहाँ पर दोनों में से देख लेंगे कि कहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, उसी के हिसाब से जो है वहाँ का जनसंख्या घनत्व हम लोग निकाल सकते हैं। सो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है कि पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए, ओके, जो निकट में स्थित है अपना, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग कौन सा विधि का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या, आखनन विधि का जो है वो हम लोग प्रयोग करके निकालते हैं। ये बेसिकली क्या है कि खुले स्थान में होता है। आगे है उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई। टोकरी बुनाई जो है वो किसका उदाहरण है। सो क्या है, सहकारी क्षेत्र नहीं, वृहत आकार नहीं, हाँ लघु आकार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, लघु उद्योग क्या होता है, उसको हम लोग लघु उद्योग करते हैं जिसमें क्या है कि जहाँ पर 5 से 10 आदमी जो है वो मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन करता है। तो टोकरी बुनाई में हम लोग बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं करते, 5 से 10 लोग मिलकर करते हैं, छोटा है, कुटीर छोटा उद्योग है, इसलिए हम लोग इसको लघु उद्योग में गिनती करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो गलत है। इसमें से तानाशाही के बारे में 4 कथन है, उसमें से एक गलत है। तो देखते हम क्या है। तो तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या है कि तानाशाह का मतलब ये होता है कि वहाँ पर किसी और का जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठ सकता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी रूल करता है, और इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो पहला वाला गलत है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोग प्रश्न उठा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है, वहाँ पर प्रश्न लोग उठा नहीं सकते हैं। सो अपना राइट आंसर ए हो जाएगा, बाकी हमको जाना नहीं है नीचे। आगे है कि कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। कृष्णा राज सागर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर जो है वो बनाया गया है, और इसका निर्माण जो है वो 1932 में किया गया था, और इसका ऊंचाई लगभग 38 मीटर के आसपास है। ओके, देन आगे है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। इट मीन्स जो ये संशोधन अधिनियम आया था 2005 में, और अगर किसी का पिता जो है वो मर जाते हैं, मृत्यु हो जाता है, तो उनके संपत्ति पर जो है वो अधिकार किनका होगा। सो उनके किनका किनका होता है, एक तो पत्नी का होता है, देन पुत्र का होता है और पुत्री का होता है। सो अपना राइट आंसर हो जाएगा पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियों का। ओके, ये हो जाएगा अपना सही आंसर, ऑप्शन सी। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। इट मीन्स विविधता में से एकता जो है वो ये किस नेता ने जो है ये मुहावरा का जो है वो इस्तेमाल किया था। तो ये सबसे पहले इस्तेमाल किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका मतलब क्या कहना था कि भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, संप्रदाय, विभिन्न खान पान, पहनावा आदि है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, इसलिए क्या है कि भारत क्या है कि विविधता में एकता, इसके बावजूद सारे लोग क्या है कि एक ही धागा में पिरोए हुए हैं। इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथन हैं, और इस पर हमको विचार करना है कि जनपद के बारे में कौन सा सही है। तो जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। जिला स्तर पर ना भाई ना, ये तो गलत हो गया। देन जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। जनपद पंचायत क्या है कि पंचायत के मध्य जो है वो धन वितरण में हेल्प करती है। तो ए गलत हो जाएगा और बी जो है वो सही हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए गलत है और बी जो है वो सही है। बढ़ते हैं आगे। सूचना का अधिकार अधिनियम पर 2 कथन दिया गया है और उस पर हमको जो है वो सही उत्तर का चयन करना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। ये बिल्कुल गलत हो गया है। हम लोग सिर्फ केंद्र नहीं बल्कि और भी बॉडी का ला सकते हैं। देन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले नहीं न्यायालय हमको इसमें जाने का ज़रूरत ही नहीं होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही गलत हैं। सो राइट आंसर अपना हो जाएगा
बी। ओके, आगे है सुल्ताना का स्वप्न कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी। सुल्ताना का स्वप्न एक किताब, और इसका जो है वो कहानी, इस कहानी के लेखिका जो है वो रुकैया शेखावत हुसैन। ये क्लास 7 के NCERT में आपको मिल जाएगा। ये पुस्तक बेसिकली क्या है कि स्त्री को अपना प्रदर्शित करता है, और इसको जो है वो लगभग 1905 के आसपास इनके द्वारा लिखा गया था। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा। ओके, गुलामगिरी पुस्तक जो है वो इसमें से किसने लिखा था, तो ज्योतिराव फुले ने लिखा था। इसे कब लिखा था, एनी गेसेस। 1872 में जो है वो लिखा गया था ज्योतिराव फुले के द्वारा, और ज्योतिराव फुले का जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, एक दलित समाज में। ओके, एक दलित समाज में हुआ था, और फिर इन्होंने क्या है कि एक सत्य शोधक समाज का भी स्थापना किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिराव फुले से हमेशा 2 क्वेश्चन आता है, एक तो गुलामगिरी एंड सत्य शोधक समाज। ओके, अगला है भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। इट मीन्स जो अपने न्यायिक व्यवस्था है उसमें एक वर्ड होता है अपील। तो अपील का मतलब क्या होता है कि जब हमको कोई लोअर कोर्ट से हम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, जब हम लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हम क्या करते हैं कि फिर हायर कोर्ट में अप्रोच करते हैं। ओके, हम लोग फिर क्या है कि हायर कोर्ट की तरफ अप्रोच करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो फिर वो क्या है कि उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, और इसी को क्या है कि हम लोग अपील कह देते हैं। आगे है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है। इट मीन्स जो कार्यपालिका, उसके बाद फिर विधायिका है, तो इसमें कार्यपालिका वर्ड का मतलब क्या होता है, तो जो नियम को लागू करता है। ओके, सो लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उसको हम लोग कार्यपालिका करते हैं। एक्चुअली 3 होता है ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, नियम को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम उसका रहता है। आगे के संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 22 किस बारे में बात करता है, तो अगर कोई हिरासत में होता है तो उस समय क्या है कि उसके पास, जब कोई हिरासत में है तो उस समय भी उसके पास बहुत सारा अधिकार है। कोई अगर कोई गुनाह किया है और वो हिरासत में है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ जो है वो जो दिल करे वो करे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, उसके पास वहाँ पर दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। जो एक नियम कानून है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसके हिसाब से उसको जो पनिशमेंट है वो मिलना चाहिए, बट उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और ये हमें बचाता है अनुच्छेद 22। अगर कभी करता है तो हम अनुच्छेद 22 से क्लेम करके जो है वो उस चीज़ को हम लोग रिटेन कर सकते हैं। आगे है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। इट मीन्स जब लोकसभा होता है तो जो सत्ताधारी होते हैं उसके मुखिया को जो है वो हम लोग को प्रधानमंत्री कह देते हैं, और वही जो है वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। देन आगे एक स्टेटमेंट बेस्ड है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर A, B और C कथनों पर विचार कीजिए। इट मीन्स उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है वो सामाजिक विज्ञान के स्वरूप को लेकर हमको स्टेटमेंट को देखना है, और इसमें से देखना है कि हमको कौन सा जो है वो सही है और कौन सा गलत है। तो ये अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन करता है, ये भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द 3 स्टेटमेंट, इट मीन्स A, B एंड C आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देन आगे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। ओके, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के विषय वस्तु में इसमें से कौन सा शामिल है, तो मनोविज्ञान नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है, हाँ अर्थशास्त्र को जो है वो हम लोग शामिल करते हैं। कौन कौन सा होता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये होता है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर बोला है। ओके, है तो मनोविज्ञान, इंटरनेशनल रिलेशन, दर्शन शास्त्र, ये भी सब है सोशल साइंस का पार्ट, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अर्थशास्त्र का, इसमें से गिवन ऑप्शन में से। आगे है कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ऐतिहासिक कल्पना पर हम कह रहे हैं कि प्रश्न क्यों पूछेंगे, ये क्या है कि एक तरह से CDP क्वेश्चन है, SST पर बेस्ड। तो पहला क्या है
ये दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता था ना। ये तो इतिहास के बारे में कह रहा है, हमारे बारे में नहीं। ये तिथि और घटनाओं को याद रखने के लिए ना ही, ये याद रखने का बात ही नहीं कर रहा है। ये वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित कर सकता है। ये थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस है वर्तमान और मतलब प्रेजेंट और पास्ट में। ये स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। ये तो बिल्कुल गलत है। सो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? ओके, दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। क्या कह रहा है कि वृत्तांतों का उपयोग हम लोग क्यों करेंगे सोशल स्टडीज में? तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उसमें हमको चुनना है। तो शिक्षार्थियों को संवेदनशील ना जिससे कि वे उचित आदर्श का पता कर सकें। नहीं भाई, ये तो नहीं है सही, हमको लग रहा है। आगे देख लेते हैं। पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके, पूर्णता करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। कक्षा को मनोरंजक एवं संजीव बनाने, नहीं, उसके लिए वृत्तांत का उपयोग क्यों? उसके लिए और भी कुछ चीज़ों का है इस्तेमाल। अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। ओके, ये कुछ हद तक हमको जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ये। सो आई वुड गो विद द ऑप्शन डी। ओके, आगे है कि राष्ट्रीय आधार समूह के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि, ओके, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि। सो इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है ना। ये मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। ये कुछ हद तक सही लग रहा है। ये मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियों को प्रस्तुत करता है। यह एक अनुपयोगी विषय, बिल्कुल गलत। यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, उसके साथ हम लोग जा सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? ओके, विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। तो इसमें से क्या क्या है? यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है ना, ये नहीं है लग रहा करेक्ट। देन आगे है, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, सहगामी। ओके, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। आगे है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ठीक है भाई। शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करें। ओके, सही बात है। देन शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों के साथ भावनाओं पर अवश्य बल दे। ये लड़का और लड़की का कॉन्सेप्ट कहाँ से हो गया? तो केवल अपना ए जो है वो सही होगा। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? सामाजिक अध्ययन का जो अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, उसको हम लोग वैज्ञानिक क्यों कह सकते हैं? ये पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन, हाँ, समाज का जो वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव है उसको हम लोग स्टडी करते हैं इसके थ्रू। इस वजह से हम लोग सामाजिक विज्ञान का अध्ययन को जो है वो वैज्ञानिक कह सकते हैं। आगे है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है? आप एक वर्ष में नियोजित, ओके, अल्प नियोजित, ठीक है, और अनियोजित ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बिताए गए समय को समानुपात चित्रित करना चाहेंगे। ठीक है, समानुपात में हमको चित्रित करना है। तो आप इसमें से कौन सा आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? अच्छा, इसमें से किसके थ्रू जो है वो रिप्रेजेंटेशन देंगे ना? तो चक्र, हाँ बिल्कुल चक्र आरेख, दंड आरेख नहीं, समय नहीं, प्रवाह नहीं। सो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, दैट इज चक्र आरेख। देन आगे है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण क्या होगा? तो शिक्षार्थियों की चित्रकला, नहीं, चित्रकला से कोई रिलेशन नहीं है इसका सोशल स्टडीज़ का। यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद क्या है भाई पढ़ाई में? यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ये एक्सप्लोरेशन देता है, एक न्यू चीज़ को एक्सपीरियंस करने का हमें देता है।
फील। देन निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? क्या कह रहा है कि भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? ओके, एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार, ना भूमंडलीय चित्रों का कॉलेज बनाना नहीं, मौसम वैज्ञानिकों के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के, हाँ ठीक है, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। आगे है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं, ओके, मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें, ओके, उस पर अपना आकलन कर लिए। अब आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाएगा? ऑलराइट, क्या कह रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें, मतलब आकलन खुद करने के लिए कह रहा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्व आकलन हो जाएगा। आगे है कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया था? सो इतिहास, भूगोल, किस चीज़ में मतलब बदलाव दिया था ना? सो इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? तो प्रतियोगात्मकता, हाँ ये कुछ हद तक सही है। सहयोग नहीं, इसमें तो हमको देना पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना ही देना है। समानता देना ही देना है, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। सोशल स्टडीज़ का होकर अगर समानता नहीं करें तो फिर मुश्किल हो जाएगा भाई। देन आगे है शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो कक्षा के दौरान आकलन, संकलनात्मक आकलन का, कक्षा के दौरान आकलन नहीं, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, ये सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, ठीक भाई। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक जो है वो उचित होगी? कितना सुंदर पूछा है कि अगर हमको ये लद्दाख वाला पढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा विधि जो है वो सबसे उचित होगा? तो सर्वेक्षण करना मुश्किल है। कार्यशाला, वहाँ पर जाकर लद्दाख के बारे में क्या ही कार्यशाला में हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे। देन प्रतीक अध्ययन विधि हो सकता है, और डी में क्या है? क्षेत्रीय विधि। सो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट है वो हम जा सकते हैं प्रतीक अध्ययन विधि के साथ। आगे है उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा विधि जो है वो सबसे यूजफुल हो सकता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहा जा रहा है ना, परियोजना विधि, मानचित्र विधि, समस्या समाधान विधि और स्रोत विधि। तो बेस्ट हो सकता है स्रोत विधि। ओके, आगे है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालयी जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? ओके, क्या कह रहा है कि बच्चों का जो है वो विद्यालय जीवन किसके साथ और जुड़ना चाहिए? तो विद्यालय के बाहर वार्षिक परीक्षा, मुख्य धारा के विचार, विद्यालय के आधारभूत संरचना, इन सबसे वास्ता नहीं है। विद्यालय के बाहर वातावरण से भी जो है वो बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से जो है वो दर्शाया जा सकता है? दंड आरेख के द्वारा तापमान, वायुदाब, वर्षा एवं आर्द्रता। तो वर्षा को जो है वो हम लोग सबसे बेस्ट तरीके से जो है वो दंड आरेख में दर्शा सकते हैं। ओके, आगे है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में हमको समझ विकसित करना है क्लासरूम में, तो इसके लिए हम कौन सा जो है वो उपागम को सबसे बढ़िया मेरे लिए हो सकता है? ओके, सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन देखते हैं। आदर्श स्थितियों को दर्शाना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, देन मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित करना। तो अपना सबसे बेस्ट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
निम्नांकित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम जो है वो इसे लेकर रहेंगे। सो इस बात को बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इस बात का जिक्र किया था। ऑलराइट, आगे है निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। सो बुद्ध ने जो है वो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश जो है वो कहाँ, सारनाथ में दिया था। आगे के संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया। ओके, कहाँ पर संगम कविताओं में कहाँ पर मूवेंदार कहा गया है, किनको किनको, कौन सा 3 राजवंश, चोल, राष्ट्रकूट, पांडव, चोल, चेर और पांडव वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना साण जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासन काल में जो है वो उसको बनाया गया था। रामपुरवा के बारे में कह रहा है कि वहाँ पर जो पत्थर मिले थे पॉलिश वाला जिसमें साण बना था, उसको क्या कि राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो किसके शासन काल में बनाया गया था, तो वो मौर्य के शासन काल में बनाया गया था। विशिष्टता देवत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था। विशिष्टाद्वैत का जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो अल्लामा प्रभु के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन बी। आगे है अभिलेखागार वो स्थान है जहाँ, इट मीन्स अभिलेखागार जो है वो हम लोग किससे कहते हैं। सो अभिलेखागार जो है वो पांडुलिपि, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को जहाँ पर रखा जाता है उसको हम लोग कह देते हैं अभिलेखागार। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो सही है। वीर शैव आंदोलन के बारे में कह रहा है, उसमें क्या हुआ था, तो एक्चुअली उसमें जो है वो इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। सो ये अपना सही हो जाएगा। आगे है कि बंदगां विशेष गुलाम थे, ओके, जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, हाँ, और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बिल्कुल सही बात। बंदगां पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो अपना क्या है कि ए सही और बी जो है वो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिमी की ओर से प्रस्थान कर अटलांटिका महासागर को जो है वो पार किया था। ओके, एक बार फिर से देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। इसमें से किस नाविक ने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर से प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। सो क्रिस्टोफर कोलंबस वाज द फर्स्ट टू डू दिस। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं उसके लिपि का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किस राजवंश के द्वारा जो है वो मलयालम का जो है वो प्रयोग किया गया था अपने भाषा में और लिपि में। सो ये जो है वो चेर वंश के द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया था। देन 1906 में हुए सौग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था। 1906 में सौग्राम संगमा के विद्रोह का कारण जो है वो गुजरात में पाटीदार किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह जो है वो वजह था। देन एक मिनट, असम में आदिवासी समूहों द्वारा औपनिवेशिक नहीं ये नहीं होगा, राइट आंसर अपना ये होगा। देन आगे है ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया क्योंकि क्या कह रहा है 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा ब्रिटिश सरकार ने जिसका विरोध किया गया। तो उसमें क्या है कि एक भी जो है वो भारतीय नहीं थे और उसमें सारे के सारे ब्रिटिश थे, इस वजह से जो है वो उसका
क्या कहते हैं उसका विरोध किया गया था। तो इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं थे। ये अपना हो जाएगा राइट आंसर। देन आज का लास्ट क्वेश्चन, मैच करना है हमको एक संगठन को, मतलब समाज सुधार संगठन को और उसके से जुड़े सुधारक को। सो ब्रह्मा समाज जो है वो जुड़े थे किन से? केशव चंद्र सेन से। ओके, सो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देन युवा बंगाल, सो युवा बंगाल जो है वो डेरिजियो के साथ इनका आता है संबंध। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। देन अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो है वो किनके द्वारा? तो सैयद अहमद खान के द्वारा। ओके, सो ये मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। तो अगर इसको लोग देखें सही आंसर तो क्या हो जाएगा? 1 का 4, इट मीन्स 1 का 4 यहाँ पर है। सो राइट आंसर अपना हो जाएगा ए। ओके, सो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 60 में से कितना स्कोर किया। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको एक बार और देखना है। ओके, सो कीप रिवाइजिंग अंटिल देन, होप फॉर द बेस्ट, गुड लक, साइनिंग ऑफ।